हेलो नमस्कार, वेलकम टू गार्गी न्यूज इंडिया। मैं आस्था शर्मा। तो आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरों के बारे में। भारत बांग्लादेश के बीच तनाव के बीच बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हामिदुल्लाह को विदेश मंत्रालय के तत्काल बुलावे पर रातों रात ढाका लौटना पड़ा। इस अचानक कदम को दोनों देशों के संबंधों में बढ़ती खटास से जोड़कर देखा जा रहा है। मुंबई महानगर पालिका चुनाव को लेकर महायुति में सीटों का बंटवारा तय हो गया है। बीजेपी बीएमसी की 137 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि शिवसेना 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके शीर्ष सहयोगियों ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से कब्जे वाले वेस्ट बैंक की नीति में बदलाव करने को कहा है। वेस्ट बैंक में यहूदी बसने वालों के फिलिस्तीनियों पर हमलों को लेकर इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दक्षिण कोरिया ने अपने नए परमाणु रिएक्टर के संचालन को मंजूरी दे दी है। न्यूक्लियर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कमीशन के अनुसार दक्षिण पूर्वी शहर उल्सान में स्थित साए-उल-3 रिएक्टर, जिसका निर्माण 2016 में शुरू हुआ था, अगले 6 महीनों तक पायलट रन के बाद पूर्ण रूप से संचालन में आ जाएगा। दिल्ली में घने कोहरे के कारण हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। दिल्ली एयरपोर्ट के मुताबिक खराब विजिबिलिटी के चलते 118 उड़ानें रद्द कर दी गई, जबकि 16 फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया। दिल्ली में वायु गुणवत्ता में थोड़ी राहत के बावजूद हालात अब भी गंभीर बने हुए हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स 388 के साथ बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है और आने वाले 6 दिनों तक हवा की गुणवत्ता इसी स्तर पर रहने की संभावना जताई गई है। दुनिया की दिग्गज एआई चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया ने इंटेल में $5 अरब की हिस्सेदारी खरीदी है। सितंबर में हुए समझौते के तहत एनवीडिया ने इंटेल के कॉमन स्टॉक के लिए $23.28 प्रति शेयर की कीमत चुकाने पर सहमति जताई थी। जापान की दिग्गज निवेश कंपनी सॉफ्टबैंक ने डिजिटल ब्रिज को $4 अरब में खरीदने का फैसला किया है। इस सौदे के जरिए सॉफ्टबैंक अपनी एआई और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्षमताओं को मजबूत करना चाहता है, जिससे डेटा सेंटर्स और टेक्नोलॉजी सेक्टर में उसकी पकड़ और बढ़ेगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्री के साथ मारपीट के आरोप में एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट कैप्टन वीरेंद्र सेजवाल को गिरफ्तार किया गया। हालांकि बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। सऊदी अरब ने यमन के मुकल्ला शहर पर हवाई हमले किए हैं। सऊदी सरकार के अनुसार यह कार्रवाई वहां यूएई से अलगाववादियों के लिए हथियारों की खेप पहुंचने के बाद की गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली पीएम नेतन्याहू से बातचीत के बाद हमास और ईरान को कड़ी चेतावनी दी, जिससे पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि मनरेगा के तहत फर्जी मांगों को स्वीकार नहीं किया जाएगा और केवल वास्तविक जरूरतमंदों को योजना का लाभ मिलेगा। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने इजराइल को लेकर बड़ा ऐलान किया है। पेंटागन के मुताबिक बोइंग को $8.6 अरब का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जिसके तहत इजराइल के लिए F-15 फाइटर जेट्स की आपूर्ति की जाएगी। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान के आसपास चीनी की सैन्य ड्रिल को लेकर चिंता से इनकार किया। चीन ने सोमवार को ताइवान के चारों ओर सैन्य अभ्यास शुरू किए, जिसके बारे में कहा गया कि वे द्वीप के प्रमुख बंदरगाहों की नाकेबंदी का अभ्यास है, जबकि ताइवान एक स्वशासित लोकतांत्रिक देश है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि उनके देश को अमेरिका के समर्थन की सख्त जरूरत है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मुझे पुतिन पर भरोसा नहीं है और वे यूक्रेन की सफलता नहीं चाहते, जिससे रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर तनाव और गहराता नजर आ रहा है। इजराइल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा है। ऐसे समय में जब उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, आमतौर पर यह सम्मान केवल इजरायली नागरिकों को दिया जाता है, लेकिन यहूदी समुदाय के लिए विशेष योगदान की श्रेणी में ट्रंप को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने न्यू टाउन में दुर्गा आंगन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वह सच्चे मायनों में धर्मनिरपेक्ष हैं और सभी धर्मों का सम्मान करती हैं।
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मतभेद भुलाकर मुंबई को बचाने के लिए एकजुट होने की अपील की है। राज ठाकरे ने कहा कि एमएनएस कार्यकर्ता शिवसेना और एनसीपी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करें और बदले में शिवसेना भी सहयोग करेगी। चीन, कंबोडिया और थाईलैंड के शीर्ष राजनयिकों की अहम बैठक हुई है, जिसमें क्षेत्रीय विवादों को लेकर चर्चा की गई। बैठक के दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त प्रयासों पर जोर दिया, जो ऐसे मामलों में चीन की पारंपरिक कूटनीतिक भाषा मानी जाती है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने अरावली पहाड़ियों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अरावली की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और कोर्ट द्वारा मुद्दे के अध्ययन के लिए नई समिति गठित करने का फैसला इस दिशा में एक अहम कदम है। राष्ट्रपति ने मद्रास यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक को वापस लौटा दिया है। तमिलनाडु विधानसभा ने यह विधेयक अप्रैल 2022 में पारित कर राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी सरकार वोट बैंक मजबूत करने के लिए घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2026-27 के आम बजट से पहले देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों से मुलाकात की है। इस बैठक में देश की आर्थिक स्थिति, विकास दर, रोजगार, महंगाई और निवेश जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। देहरादून में नॉर्थ ईस्ट की छात्रा अंजेल चकमा की हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने इस जघन्य अपराध के दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बांग्ला भाषी प्रवासी मजदूरों पर हो रहे हमलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इजराइल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा है, ऐसे समय में जब उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। आमतौर पर यह सम्मान केवल इजरायली नागरिकों को दिया जाता है, लेकिन यहूदी समुदाय के लिए विशेष योगदान की श्रेणी में ट्रंप को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। हमास ने पुष्टि की है कि उसके लंबे समय से प्रवक्ता रहे नेता की अगस्त में इजरायली हमले में मौत हो गई थी। यह हमला युद्धग्रस्त गाजा में किया गया था, जहां इजराइल और हमास के बीच लगातार संघर्ष जारी है। म्यांमार में सेना समर्थित पार्टी यूएसडीपी ने दावा किया है कि उसने जुंटा सरकार द्वारा कराए गए चुनावों में बड़ी बढ़त हासिल की है। गौरतलब है कि 2020 के चुनाव में आंग सान सू की की पार्टी एनएलडी ने भारी जीत दर्ज की थी, लेकिन सैन्य तख्तापलट के बाद पार्टी को भंग कर दिया गया और वह 28 दिसंबर के चुनाव में शामिल नहीं थी। रक्षा खरीद प्रक्रिया को बड़ी मंजूरी मिली है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने करीब 79,000 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद को हरी झंडी दे दी है। इस मंजूरी में सेना के लिए रडार और गाइडेड रॉकेट गोला बारूद, नौसेना के लिए टग बोट और हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो, जबकि वायुसेना के लिए मिसाइल और सिमुलेटर शामिल है। भारत सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज और बीपी से $30 अरब का दावा करने की बात कही है। यह अब तक किसी कंपनी के खिलाफ सरकार द्वारा किया गया सबसे बड़ा दावा बताया जा रहा है, जिसमें आरोप है कि D1 और D3 गैस ब्लॉकों में कुप्रबंधन के कारण अधिकांश गैस भंडार नष्ट हो गया। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास पर हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद मॉस्को ने अपनी वार्ता नीति की समीक्षा करने की बात कही है। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने इन आरोपों को झूठा बताया और कहा कि रूस कीव में सरकारी इमारतों पर हमले का बहाना बना रहा है। फरवरी में होने वाले एआई इम्पैक्ट समिट को लेकर सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सरकार इस समिट में G20 स्तर की अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा विदेशी नेता और अधिकारी शामिल हो सकते हैं। भारत की रक्षा क्षमताओं को बड़ी मजबूती मिली है। DRDO ने 120 किलोमीटर मारक क्षमता वाले पिनाका रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है, जिसमें भारतीय सेना की ताकत और बढ़ गई है।
कांग्रेस ने देश में ईसाइयों के खिलाफ बढ़ते कथित हेट क्राइम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की मांग की है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि देश भर में क्रिसमस समारोहों में रुकावटें अलग थलग घटनाएं नहीं है, बल्कि ये भारत की मूल भावना पर लगे घाव है। पंजाब कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए बनूर को तहसील का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सरकार ने भूमि राजस्व कानूनों में संशोधन को भी हरी झंडी दे दी है, जिससे जमीन से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और सुविधा बढ़ेगी। संसद की रक्षा संबंधी स्थायी समिति के सदस्यों ने सवाल उठाया है कि सेवानिवृत्त सैनिकों में से केवल 1.9% को ही सरकारी नौकरी क्यों मिल पाती है। समिति सदस्य राहुल गांधी ने कहा कि जब पूर्व सैनिकों को निजी अस्पतालों में भेजा जाता है तो सरकारी बकाया न मिलने के कारण कई अस्पताल उनका इलाज करने से इनकार कर देते हैं, जो बेहद चिंताजनक है। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि मनरेगा के तहत किसी भी तरह की फर्जी मांग को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने संसद की समिति को बताया कि मनरेगा को चरणबद्ध तरीके से खत्म कर नए कानून को लागू करने की अंतरिम अवधि में फर्जी मांग न उठे, इसके लिए राज्यों के साथ लगातार संपर्क में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने त्रिपुरा के छात्र अंजेल चकमा की मौत को एक भयानक हेट क्राइम बताया है। उन्होंने उत्तराखंड सरकार पर एफआईआर दर्ज करने में असामान्य देरी का आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्य आरोपी अब तक फरार है और उसकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस अब दो गुटों में बंट चुकी है, एक प्रियंका गांधी का और दूसरा राहुल गांधी का। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा बीजेपी और आरएसएस की तारीफ किए जाने के बाद पार्टी में अंदरूनी फूट खुलकर सामने आ गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने बताया कि अमेरिका ने शांति योजना के तहत यूक्रेन को 15 साल की सुरक्षा गारंटी देने का प्रस्ताव रखा है। जेलेंस्की के अनुसार इस गारंटी में शांति समझौते की निगरानी की व्यवस्था और यूक्रेन में साझेदार देशों की मौजूदगी भी शामिल होगी। हालांकि इसकी विस्तृत शर्तें अभी सार्वजनिक नहीं की गई हैं। ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा। धन्यवाद।